नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आप सभी की जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ईएमआरएस का एग्ज़ाम आने वाला है हमारे पास, ठीक है? ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही एग्ज़ाम आएगा। ईएमआरएस, टीजीटी एंड पीजीटी दोनों का ही एग्ज़ाम है हमारे पास। तो दोनों का एग्ज़ाम आने वाला है, ये बात हमें पता है, उसी की प्रिपरेशन को आपको अभी कंटिन्यू करना है। तो इनके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज हैं, जो कि एचटेट के बाकी हैं हमारे, यानी इस साल जो एचटेट का पीजीटी का एग्जाम हुआ है, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से हम कर पाए उतना अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन रहने वाला है वो किस किस एग्जाम में हमें हेल्पफुल रहेगा के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन हमारा रहने वाला है वो पीजीटी के एग्जाम के लिए रहेगा। और पीजीटी का एग्जाम कौन सा साथियों? डी ट्रिपल बी है, एचटेट है, ईएमआरएस है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, केवीएस टीजीटी पीजीटी है, एनवीएस टीजीटी पीजीटी है। इन सभी के लिए हमारा ये एग्जाम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, एचटेट 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। एचटेट 2024 के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। इस साल वाला जो पेपर हुआ था एचटेट का, अभी उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस, देन इट्स ऑर्डर इज। देखो, हमें क्या गिवन है? रेट कांस्टेंट गिवन है। क्या गिवन है? रेट कांस्टेंट गिवन है। रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पूछे और आपको रेट कांस्टेंट गिवन हो, या फिर आप ऑर्डर गिवन हो, रेट कांस्टेंट पूछे, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं साथियों, वो होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, इसके अंदर हमारे पास अब हमें यूनिट्स गिवन है ऑलरेडी। और अगर ऑलरेडी यूनिट्स गिवन है तो हम इस फॉर्मूले में बारी बारी से पुट करके देखेंगे। जैसे हमारे पास ऑप्शन है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये यहाँ पर 1 और 2 है, ये क्योंकि कोड आया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, उसके पीछे छुप गया है। लेकिन ये ऑप्शन 0, 1, 2 एंड 3 है। तो अगर इसके बारे में बात करनी है, मान लीजिए हमें जीरो ऑर्डर के लिए करना है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं, तो एन की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर, एन की जो वैल्यू है वो हमें पुट कर देनी है। ठीक है, यानी कि मोल पर लीटर की पावर, एन की वैल्यू क्या, ऑर्डर क्या है? जीरो, तो 1 माइनस जीरो एंड सेकेंड इनवर्स। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? एक में से जीरो गया, कितना? एक ही बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी साथियों। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है तो हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसमें एन की जगह मैं वैल्यू क्या कर दूंगा? 1 पुट कर दूंगा। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस वन सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस वन का मतलब क्या हुआ? जीरो। किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास है, उसके लिए अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है या यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस टू कर देंगे और सेकंड इनवर्स, क्योंकि एन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी सेकंड ऑर्डर के लिए? 2 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस टू का मतलब -1 और सेकंड इनवर्स, यानी अंदर वाली सारी पावर्स को इनवर्स कर देना, यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें यही गिवन है साथियों, ध्यान से देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? के की जो वैल्यू है वो क्या है? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में है।
और हमने जो निकाली वो वाली वैल्यू किसमें है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही है। हमने जो निकाली वो वाली वैल्यू कौन सी है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहेगी साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर दी ओके यूज्ड फॉर फाइंडिंग अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन का मतलब आप डबल बॉन्ड या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में ढूंढना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेशन की बात आती है, आपके +1 क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। एनसीईआरटी बुक है आपकी, +1 क्लास की है, जिसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वहां से इस क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है ना, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया है। और इसके अंदर क्या किया है उसने, उसने आपसे ये पूछा है कि अनसेचुरेशन के लिए इनमें से टेस्ट कौन सा होगा। तो जो आपका अनसेचुरेशन वाला टेस्ट होता है, अनसेचुरेशन वाला जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो होता है बेयर्स टेस्ट। कौन सा होता है, बेयर्स टेस्ट। ये आपका क्या रहेगा, इसमें राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है। बेयर्स टेस्ट में क्या होता है कि हम कोई भी एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी मैंने इथीन ले लिया। क्या लिया है, इथीन लिया है मैंने। ठीक है, मैंने इथीन ले लिया। इसके अंदर मुझे क्या डालना है, बेयर्स रिएजेंट डालना है। बेयर्स रिएजेंट का मतलब अल्केलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का सॉल्यूशन डालेंगे हम। क्या डालेंगे, एल्केलाइन डाइल्यूट और कोल्ड। अब इसमें क्या है, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, इसको हम कहते हैं अल्केलाइन कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ KMnO4, उसी को हम क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। इसको हम डालेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इसको डालेंगे 273 केल्विन पर ये रिएक्शन होगी। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड आपके हटेंगे और यहाँ पर हमें विसिनल डाइओल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, विसिनल डाइओल यानी ग्लाइकोल। वैसे अगर पर्टिकुलरली इथीन के केस में देखा जाए तो ग्लाइकोल मिलेंगे, अदरवाइज विसिनल डाइओल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, विसिनल डाइओल्स। और इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी सिंगल बॉन्ड कोई भी सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेशन खत्म हो गया। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा, अपीयरेंस कैसी होगी। तो ये जो बेयर्स रिएजेंट होता है इसका कलर होता है ना डार्क पर्पल, या तो पर्पल कलर आएगा या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वोयलेट कलर होता है। यानी कि वोयलेट और पर्पल कलर डिसअपियरेंस, वो डिसअपियर हो जाएगा। ये वोयलेट और पर्पल कलर किसका होता है, ये बेयर्स रिएजेंट का ही होता है। किसका होता है, बेयर्स रिएजेंट का। जैसे ही आपके पास ये विसिनल डाइओल्स बनेंगे, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। एक्चुअल में इस कंपाउंड का नाम, ये ग्लाइकोल है आपके लिए। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोल है पर्टिकुलर। तो ये आपके पास होता है बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट यानी बेयर्स टेस्ट। ये अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं, डबल बॉन्ड में भी यूज हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी यूज कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसी में हम एक चीज और नोट कर लेते हैं कि हेलोफोम टेस्ट क्या होता है, या फिर हेलोफोम रिएक्शन क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं। हेलोफोम टेस्ट, या फिर हम इसको आइडोफोम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आइडोफोम टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं साथियों, अपन इसको यूज करते हैं किसके लिए, इसको यूज करते हैं मिथाइल कीटोन वाले कंपाउंड। इसके लिए मिथाइल कीटोन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मिथाइल कीटोन। अब ये मिथाइल कीटोन क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है, सीओ CH3 एक साथ और इधर। या फिर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप हो, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, जो कि आपका किस में कन्वर्ट हो सके, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सके। सपोज करो मेरे पास ये वाला एग्जांपल है CH3CHOH, ये वाला ग्रुप अगर आपके पास है तो ये भी आइसोमेराइजेशन या फिर टोटोमेरिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट हो सकता है, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो सकता है, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम ये बात देखते हैं कि जो मिथाइल कीटोन होता है
उसकी रिएक्शन अगर सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ करवा दी जाए, किसके साथ करवा दी जाए, सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ करवा दी जाए। मान लो मैंने ये वाला कोई भी एक डाइल कीटोन ले लिया है RCOCH3 और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूंगा, सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ NaOH के साथ करवा दूंगा, तो मुझे मिलेगा CHX3 और प्लस में RCOO माइनस Na+, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में मुझे मिलेगा क्या, CHX3। ये जो CHX3 है आपका, इसी को हम कहते हैं हेलोफॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। और अगर पर्टिकुलरली आयोडीन यूज कर लिया जाए यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, अगर आयोडीन यूज कर लेंगे तो ये बनेगा क्या, CHI3, जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। और इसी के नाम से हमारे पास ये टेस्ट बनता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट साथियों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपके पास एक और इसमें टेस्ट लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। क्या लिखा हुआ है, हिंसबर्ग टेस्ट। ये हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज करते हैं हम टू सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। इसके बीच में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को सेपरेट या डिफरेंशिएट करने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं साथियों। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसके लिए हमें चाहिए क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए। अब ये हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपके पास जो होता है, ये अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। बेंजीन है, आपके पास SO2 होगा, सल्फोनाइल हो गया और ये Cl हो गया, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी अमाइन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ यानी 1 डिग्री अमाइंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो आप क्या लेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे, तो मैं C6H5 SO2 Cl ले रहा हूँ, प्लस में एक मैं प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ। प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या हुआ, RNH2 ग्रुप, ये एक प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। क्या है, प्राइमरी अमाइन है हमारा। RNH2 ग्रुप क्या है, प्राइमरी अमाइन। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके बनाएंगे क्या, यहाँ से जैसे ही HCl बाहर निकलेगा, बाकी चीजों को हमें जोड़ देना है एज इट इज, C6H5 SO2। ठीक है, और यहाँ जुड़ जाएगा N, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा R। ये हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया। क्या बन गया, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कह सकता हूँ, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आपके पास बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया। बेंजीन सल्फोनेमाइड, अगर इसको सही से लिखा जाए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड ये बनेगा, फोनेमाइड, ये आपका बना। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है, इसकी खास बात ये है कि ये सोल्यूबल होता है किसके अंदर, एल्केली के अंदर। सोल्यूबल इन एल्केली, एल्केली का मतलब बेस है यहाँ पर। सोल्यूबल इन एल्केली यानी बेस में सोल्यूबल कैसे होगा, उसके पीछे की वजह है ये हाइड्रोजन। कौन सा, ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्यों है इसके पीछे की वजह, क्योंकि इस हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इस हाइड्रोजन का, इस प्रोटॉन का एसिडिक नेचर होता है। इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप लगा, इसके पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है साथी। ठीक है, तो अगर एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है जो कि एल्कली में यानी बेस में सोल्यूबल है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी अमाइन है। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, सेकेंडरी अमाइन के साथ करवा दूं, तो फिर से देखते हैं क्या होगा। C6H5 SO2 Cl प्लस में HNR, इधर भी अल्काइल ग्रुप लग गया, इधर भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो थोड़ा सा ना सब कर देते हैं, पर दोबारा इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है,
इधर भी आर उधर भी आर, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन हो, ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन है सर, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कैसे कैसे काम आएगा देखने जरा। अगर ये सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से भी HCl बाहर निकला, HCl बाहर निकलेगा तो होगा क्या हमारे पास, HCl जैसे ही बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, माइनस HCl लिख देता हूँ, C6H5SO2 और यहाँ हो जाएगा NR इधर और R इधर। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, ये बन गया हमारे पास NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है, इस प्रोडक्ट की खास बात ये है साथियों कि ये जो प्रोडक्ट है ये इनसोल्यूबल होता है अल्केली के अंदर, इनसोल्यूबल इन अल्केली, यानी बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। ऐसा क्यों, देखो बात वही है, रीजन रीजन वही आएगा फिर से, क्या आएगा, देखो पीछे वाला क्यों था सोल्यूबल, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन था। इसके पास क्या कोई ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या इसके पास ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्यों, क्योंकि नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इस प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए वो इनसोल्यूबल होता है अल्कली के अंदर। और अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन के साथ इसके रिएक्शन की, तो आपका बेंजीन सल्फोनेमाइड जो होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में BS क्लोराइड लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो होता है ये टर्शरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन देता ही नहीं, टर्शरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन देता ही नहीं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह ये है साथियों कि प्राइमरी अमाइन के पास भी एक हाइड्रोजन था, सेकेंडरी अमाइन के पास भी एक हाइड्रोजन था, लेकिन टर्शरी अमाइन जिसको हम लिखते हैं NR3, उसके पास ऐसा कोई प्रोटॉन नहीं होता है जो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बाहर निकाले, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, बेसिक सा फंडा था। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या रहेगा, वो था हमारे पास बेयर टेस्ट, क्योंकि मैंने बाकी दोनों टेस्ट भी आपको बता दिए हैं, एस्टर टेस्ट हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिलहाल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम उनको बिल्कुल डिटेल में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे ये वाली रिएक्शन, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, ये सारे क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो एचटेट में आए हुए हैं पीजीटी केमिस्ट्री के 2024 में। अब देखो इसमें क्या पूछा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। देखो तो टी रिक्वायर्ड 99.9% निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2.303, टाइम लगाना, टाइम निकालना है तो 2.303 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लोग ए नोट अपॉन में ए नोट माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्या है हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नोट से लिखेंगे, और ए नोट माइनस में एक्स का मतलब क्या है, ये है आपका बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, क्या है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है साथियों, ठीक है, ये बच गया कितना, तो टी 99.9 का मतलब 99.9% तो कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना 2.303 डिवाइड बाई में के लोग, शुरुआत में कितना था 100%, बचा कितना 100 माइनस में 99.9, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 2.303 डिवाइड बाई में के लोग, अब 100 डिवाइड बाई में 0.1, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टी 99.9% इज इक्वल टू में 2.03 डिवाइड बाई में के लोग 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +1, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 यानी 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई के log 10 रेज टू दी पावर 3, यहाँ मैं log की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, log की आइडेंटिटी क्या लगानी है, मान लो log बेस 10 a रेज टू दी पावर b है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा b log बेस 10 a हो जाएगा, क्या हो जाएगा b log बेस 10 a, यानी पावर आगे आ जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई के इंटू में 3 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है साथियों
1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। T99.9% कितना आ जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई में के, और आपके पास आ जाएगा 3 इनटू में क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कर दो, 909 और पॉइंट और 6 डिवाइड बाई में के, ये वैल्यू आई T99.9%। ठीक है, इस वैल्यू को एक बार साइड में रखते हैं, मतलब हमने इतना सोल्व कर लिया, तो वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर? अब मैं निकालता हूँ, ये दूसरी बात किसकी कह रहा है, कंपैरिजन किसके बीच में करवा रहा है? T50% के बीच। तो T50% निकाल लेते हैं, ऑर्डर फर्स्ट ही है तो फॉर्मूला वही लगेगा, 2.303 डिवाइड बाई के log ए नोट अपॉन में ए नोट माइनस में एक्स। ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इनिशियली तो कोई भी रिएक्टेंट जो भी था वो कितना था? 100% ही था, तो मैंने इनिशियल लिखा 100 और 100 माइनस में मैं क्या कर दूंगा? 50। ए एक्स क्या है? कितना वो कंप्लीट हो गया, तो कितना हुआ कंप्लीट? 50%, मतलब एक्स 50 हो गया मेरे लिए। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? 2.303 डिवाइड बाई में के लोग 100 डिवाइड बाई में 50। इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा 50 से 2 पे, तो ये हो जाएगा log 2। 50 से 2 पे कटेगा ना सीधा 100। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई में के log 2। log 2 की वैल्यू मुझे पता होती है कितनी होती है साथियों, log 2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 डिवाइड बाई में ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा T50%। कितना? T50%। तो इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं भाई। ठीक है, अब इन दोनों को बॉक्स में डाल दिया, हमें करना है दोनों का कंपेरिजन। T99.9% डिवाइड बाई में T50% कर लेते हैं, कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। ये कितना है? 6.909 डिवाइड बाई में के, और इसके भी डिवाइड में कितना? 0.693 डिवाइड बाई में के। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 6.909 डिवाइड बाई में के मल्टीप्लाइड बाई में के अपॉन में 0.693 के से आपका के कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करोगे तो ये आएगा कितना? 10। तो अगर मैं ये लिख दूं T99.9% डिवाइड बाई में T50% इज इक्वल टू में 10। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो T99.9% कितना हो जाएगा? ये T50% इधर चला जाएगा, इक्वल टू में 10 टाइम्स ऑफ T50%। कितना आएगा? 10 टाइम्स ऑफ T50% आएगा साथ। कितना? 10 टाइम्स ऑफ T50%। अगर ये बात है, अगर यही बात है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि अब आंसर लगाएंगे। और आंसर कौन सा है? ये वाला, सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसको भी हम क्या कर देंगे? आंसर कर। ठीक है, सेकंड वन क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ठीक है, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी। इनमें से ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो कि कंडक्टिविटी और अपीयरेंस के अंदर मेटेलिक कॉपर के साथ रिजेम्बलेंस दिखाती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ReO3। कौन सा होगा आंसर? ReO3 होने वाला है। यानी रेनियम का ट्राइऑक्साइड जो है, रेनियम ट्राइऑक्साइड, वो अपनी अपीयरेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में किसके सिमिलर होता है? मेटेलिक कॉपर के जैसा ही होता है। किसके सिमिलर होता है? मेटेलिक कॉपर के जैसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। देखो प्लस वन क्लास का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आंसर आएगा। आप लोग बिना सोचे समझे बिल्कुल आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? कि अगर उसने ये कहा है कि एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट या फिर आप कह सकते हो कि रेफरेंस स्टेट की बात कर रहा है। रेफरेंस स्टेट किसकी बात कर रहा है? रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या है? टेम्परेचर 298 केल्विन और आपका प्रेशर हो जाएगा 1 बार। इसमें जब वो अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी स्टैंडर्ड स्टेट या फिर उसकी रेफरेंस स्टेट कहते हैं। तो इसके अंदर उसकी एंथैल्पी क्या होती है? हमेशा शून्य, नील बटे सन्नाटा, जीरो। जीरो होती है स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है साथियों? एज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन। देखो कंप्लीट आयनाइजेशन को एज्यूम करना है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और हमसे पीएच पूछी है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं करता हूं कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं क्या कर लूंगा? मैं इसका कंप्लीट आयनाइजेशन कर लेता हूँ। कंप्लीट आयनाइजेशन मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और इसका मैं आयनाइजेशन करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ca2 प्लस में 2OH माइनस आयन, इसमें 2OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब इसी की कंसंट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं? इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन हमें तो हाइड्रोजन आयन दिया नहीं है, लेकिन हमें एक चीज और भी पता है कि पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल टू में होता है 14, यानी पीएच और पीओएच दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो 14 होता है। अगर हम पीओएच निकाल लें तो 14 माइनस पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 14 माइनस में पीओएच हो जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को निकालने के लिए ही हम OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ताकि हम पीओएच निकाल सकें, तब पीएच इसकी पता चल जाएगी हमें। तो अगर मैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है? 2 मल्टीप्लाइड बाई में CaOH होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन जितनी होगी उतने ही तो होंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई में 0.001 मोलर, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर -3 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर। तो ये हो जाएगी OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। किसकी कंसेंट्रेशन है? OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी ये वाली। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है पीओएच। क्या निकालना है? पीओएच निकालना है। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का, नेगेटिव log ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का मतलब नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन किसकी? OH माइनस आयन की। वो कितनी है? 2 × 10⁻³ मोलर है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू log की सोल्व करनी हो आपको, जिसमें आपको a इंटू में b की पावर a इंटू में 10 की पावर n आ जाए, वो प्लस माइनस जो भी हो, तो आप क्या करोगे? 10 की पावर जो होती है उसको आप क्या कर लोगे? एज इट इज लिख लोगे। 10 की पावर कितनी? 3। तो प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू बी का मतलब a माइनस बी आएगा। क्या है? माइनस बी। 3 माइनस में, अब ये माइनस इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि नेगेटिव भी है, नेगेटिव लोग है, वैसे तो a प्लस होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर लेंगे? नेगेटिव लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव लोग लेना है ना अपने को। 3 माइनस में log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। यहाँ कितना आ जाएगा? 2.699 आपके पास क्या आ जाएगी? OH माइनस POH की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? POH वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्या है? ये POH है। अब मैंने POH निकाल ली, मुझे निकालनी है क्या? pH। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस में POH हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 माइनस में POH हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 14 माइनस में 2.699 अगर मैं लिख दूं, उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 11.3 समथिंग आ जाएगा। 11.3 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है जी। राइट आंसर कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, फोर्थ नंबर आपका क्या है? राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मोलिस टेस्ट। देखो टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं। क्या है? टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं। टेस्ट इतने क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत है। ये कहता है कि मोलिस टेस्ट किसकी बात कर रहा है? मोलिस टेस्ट की बात कर रहा है कि ये जो मोलिस टेस्ट है वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? ये किसका टेस्ट है? तो मोलिस टेस्ट जो होता है साथियों, वो होता है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। किसका टेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए मोलिस टेस्ट यूज किया जाता है। कैसे होता है? जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको मैं कहता हूँ ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। दूसरे कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में, तीसरे पे याद रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, चौथा कार्बन OH राइट साइड में, पांचवा कार्बन OH आपका राइट साइड में, छठे कार्बन की जगह CH2OH है।
ये मान लिया मैंने डी ग्लूकोज लिया, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, सभी को पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। क्या डाल देंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, CH2 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से बाहर निकलेंगे और हमारे पास बनेगा क्या? हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल बनेगा। क्या होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल? देखो CH2 एज इट इज रहेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ठीक है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास CH2OH होगा। अब इनको मैं आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या रहने वाला है। ये वाला कार्बन साइक्लाइज हो जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों OH में से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी H2O बाहर चला जाएगा। इधर आपके पास बचा एक हाइड्रोजन क्योंकि एक OH इसका गया। फिर आपके पास बचा एक हाइड्रोजन क्योंकि एक OH यहाँ से गया। टोटल 3H2O आपके बाहर निकलने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल बोलते हैं इसको, परफ्यूरल। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल बनता है। अब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? अल्फा नेप्थोल डालेंगे। क्या डालेंगे? अल्फा नेप्थोल। अब अल्फा नेप्थोल की स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए मोलिस एजेंट के रूप में। अगर आप अल्फा नेप्थोल की स्ट्रक्चर नहीं याद करेंगे फिर मान लो आपने गड़बड़ कर दी है। अगर आपको अल्फा नेप्थोल की स्ट्रक्चर याद करनी है तो आपको क्या बनाना है? क्लीन नेप्थलीन के साथ ऊपर अल्फा पोजीशन आप क्या लगा दोगे? OH। ये अल्फा नेप्थोल होता है। जैसे ही आप अल्फा नेप्थोल डालते हो इसमें हमें एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है ये पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का होता है। डार्क पर्पल या फिर वॉयलेट कलरेशन कलर आ जाता है, यही मोलिस टेस्ट होता है। अगर ये पर्पल कलर या वॉयलेट कलर आया इसका मतलब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, प्लस टू क्लास की एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिसइंटीग्रेशन है वो दिया हुआ है और उसकी एवरेज रेट गिवन है और हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछ रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की रेट लिखना चाहूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साथी? जो कंप्लीट रिएक्शन है उसकी रेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमें पता है कि जितनी स्टोइकियोमेट्री है उतने से ही डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और ये नेगेटिव क्योंकि ये रिएक्टेंट वाली रेट है, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला है तब भी जितनी स्टोइकियोमेट्री उतने से डिवाइड करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल टू में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम। क्लियर है? तो ये आपकी रेट रहेगी इस रिएक्शन के लिए। तो ये एवरेज रेट हमें गिवन है, इस रिएक्शन की एवरेज रेट गिवन है, मतलब N2O5 का इंटीग्रेशन की रेट हमें गिवन है, वो कितनी है? वो हमें ऑलरेडी गिवन है। वो हमें कितनी गिवन है? मान लो कि अगर रेट की बात करता हूँ तो मतलब इसका मतलब अगर मुझे NO2 की टर्म में बात करना है तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। देखो टाइम जो है हमारा इसमें मिनट में दिया हुआ है, हमें उसको चेंज भी नहीं करना क्योंकि चारों ऑप्शन में मिनट में दिया है, यूनिट सेम ही है। अब हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है, हमसे पूछा क्या हुआ है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ओनली पूछा हुआ है। ठीक है, सिर्फ NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा, तो ये 4 जो है ये इसके मल्टीप्लाई में चला, 4 इंटू में 6.9 इंटू में 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो आता है 2.72 इंटू में 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाएगा? ये वाला आंसर कहाँ मिलेगा? बस उसी को ढूंढना है हमें। इस ऑप्शन में ये मिल गया, वही हमारा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के, हाँ क्लियर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके लिए। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन उठाया है इसने। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया है साथियों। ठीक है, आपकी +1 क्लास की एनसीईआरटी से +1 एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन टेक्सचुअल। ठीक है, और कौन सा चैप्टर है? थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा चैप्टर है? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स के पहले ही पेज पे आ जाएगा। एक्सरसाइज का पहला पेज है ना, वैसे दो पेज में ही एक्सरसाइज आपकी, उसमें पहले पेज पे ये क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन। देखो मीथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबंशन गिवन है, डाई हाइड्रोजन की गिवन है। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबंशन गिवन है already। तो मैं उस एंथैल्पी ऑफ कंबंशन को, यानी जो जो चीज गिवन है उनकी रिएक्शन लिख देता हूँ। मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ मीथेन लिखा हुआ है। मीथेन की कंबंशन की एंथैल्पी क्या होगी? मैं एंथैल्पी ऑफ कंबंशन को लिख देता हूँ। मीथेन गैस है, प्लस में इसका कंबंशन मतलब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हो रहा है तो इससे बनेगा क्या? तो इससे बनेगा CO2 गैस। प्लस में इसमें क्या बनेगा? 2H2O बनेगा बस, तो वाटर बनेगा। अब इसके लिए मान लो मैं एंथैल्पी ऑफ कंबंशन लिखना चाहूँ तो वो वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है। वो कितनी है? माइनस का 89.3 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी ऑफ कंबंशन इस रिएक्शन के लिए हमें गिवन है। दूसरी क्या लिख रखी है? दूसरी है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में, यानी जब भी वो अपनी रेफरेंस स्टेट में होता है तो वो ग्रेफाइट की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इसकी कंबंशन है। तो ग्रेफाइट कंबंशन करेगा किसकी प्रेजेंस में? O2 गैस के साथ कंबंशन होगा और क्या बनेगा अपने पास? CO2 गैस बनेगी। और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबंशन जो गिवन है उसकी वैल्यू है माइनस का 393, माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। क्या है? सॉरी, दोनों लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू है। और तीसरी क्या है? तीसरी कंबंशन रिएक्शन किसकी है? ये कंबंशन रिएक्शन है डाई हाइड्रोजन। किसकी है? डाई हाइड्रोजन की। डाई हाइड्रोजन गैस प्लस में हाफ O2 गैस, और इससे बनेगा क्या? H2O गैसियस बनेगा। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबंशन की वैल्यू कितनी है? ये है माइनस का 285.8 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ये चीजें हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। हमसे क्या पूछा है साथियों? हमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका? मीथेन का। किसका है? मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब भी बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा एफ एच किसका? मीथेन का, CH4 का। अगर उसकी बात करेंगे तो वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस या जब भी कोई प्रोडक्ट एक ही मोल बने और अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ही बने, ठीक है, जो कि अपनी रेफरेंस स्टेट में, रेफरेंस स्टेट वाले रेस्पेक्टिव एलिमेंट से ही बनना चाहिए और एक ही मोल बनना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मुझे कार्बन चाहिए सॉलिड ग्रेफाइट वाला, ये वाला। ठीक है, प्लस में उसके साथ मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, यानी मुझे हाइड्रोजन चाहिए होगी, यानी 2H2 गैसियस फॉर्म में, और मेरे पास क्या बनेगा? CH4 गैसियस फॉर्म। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहने वाली है? उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले इन तीनों इक्वेशन को हमें ऐसे अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास फाइनल में ये वाली इक्वेशन बच जाए, हमारे पास लास्ट में ये वाली इक्वेशन बच जाए। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में यही तो खास बात होती है, हमें यही तो करना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो पहली जो इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH4, अब मैं इनके साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि हम मैंने ऊपर लिख दिए हैं। प्लस में O2 गैस है, उससे मेरे को क्या मिल रहा है? CO2 प्लस में मुझे क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है।
तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि अगर मैं रिवर्स रिएक्शन लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, रिवर्स रिएक्शन लिख देता हूँ, मैं रिवर्स रिएक्शन लिख देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे रिवर्स रिएक्शन लिखते ही जो एंथैल्पी का साइन है वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथैल्पी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, क्या चल रहा है भाई ये, चलो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन की हमें थोड़ी जरूरत भी नहीं है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ, यहीं से हम कर लेंगे। ठीक है, बाद में आंसर सीधा। अब देखो, एंथैल्पी वाला जो है हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, तो इसका साइन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन के राइट हैंड साइड में क्या है, CO2 है, और मुझे CO2 चाहिए ही नहीं इस लास्ट फाइनल इक्वेशन में। और दो इक्वेशन को अगर ऐड करें हम, तो उनमें जो एरो के अपोजिट साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये तो दोनों सेम साइड में, या तो इसको रिवर्स कर लो या इसको रिवर्स कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को रिवर्स कर लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ CO2 प्लस में 2H2O, और उससे मेरे पास क्या बन रहा है, CH4 प्लस में O2 बन रहा है, गैसियस। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस है। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 890.3 किलो जूल पर मोल। अब ये हो गई पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है जो मैं इसके अंदर सीधा सीधा ऐड करूंगा, एडिशन करूंगा, वो यही रहेगी, कार्बन सॉलिड प्लस में O2 गैस, और यहां से मैं CO2 गैस। जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो जो चीज राइट हैंड साइड में है वो तो कटेगी। CO2 गैस को काट देगा, O2 गैस किसको काट रहा है, O2 को ही काट रहा है, O2 किसको काट देगा, O2 को काट देगा। अच्छा, इसमें मैंने, हाँ ठीक है, एक को बैलेंस भी तो करना। हाँ, 2O2 आएगा ना, क्योंकि चार है ना, 2O2 आ जाएगा। और मैं इसको काटूंगा तो इधर भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2O2 लिखना पड़ेगा। इधर कितना लिखना पड़ेगा, 2O2 लिखना। तो अब अगर मैं काट रहा हूँ, तो काटते वक्त यहाँ से सिर्फ एक ऑक्सीजन कटेगा, क्योंकि ये तो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ O2 बच जाएगा। क्लियर, तो जो बच गया उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, जो बच गया उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। इसकी जो वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन की वैल्यू, वो एज इट इज है, वो क्या, माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर बचा क्या, देखो इधर बचा मेरे पास कार्बन सॉलिड प्लस में 2H2O। ठीक है, और इधर से क्या बचा, मीथेन गैस, और प्लस में एक O2 का मॉलिक्यूल, O2 गैस। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ से बच गया। सेम काम मैं यहाँ करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं इनको ऐड करता हूँ, तो मेरे पास बचता है 496 पॉइंट में 8। ठीक है, 496 पॉइंट में 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है, तो ये इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी आ गई। अब मैं इसमें करूंगा तीसरी इक्वेशन को ऐड, लेकिन तीसरी इक्वेशन को सीधा ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे जी, तीसरी इक्वेशन को अगर सीधा ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। ये जो तीसरी इक्वेशन है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, जो इसमें 2H2 है, तो मुझे यहाँ से भी 2H2 गायब करने होंगे, तभी तो पूरी इक्वेशन में आपस में कटेगी। तो उसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, यहाँ पर तीसरी को ऐड कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 2H2 गैसियस, प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये O2 गैसियस हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास, 2H2O गैस। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसकी एंथैल्पी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 571.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, और यही काम मुझे इनकी एंथैल्पीज के साथ भी करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूंगा, तो अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें कटने वाली। 2H2O से 2H2O कैंसिल आउट हो गया, O2 कैंसिल आउट। इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। और इनको ऐड करने से हमारे पास इक्वेशन कौन सी आती है, कार्बन सॉलिड, प्लस में यहाँ क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में 2H2 गैसियस, और यहाँ क्या बचा हमारे पास CH4, और यही इक्वेशन तो हमें चाहिए थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये हमारी वैल्यू रहने वाली है साथियों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होने वाली है। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। तो दूसरे कलर से कर देते हैं ना, ब्लैक कलर में लिख देते हैं आंसर क्या, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। इसमें ये क्या कहता है, द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको ऐसे कर सकते कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और डेल्टा यू किसके होता है, सीवी के। क्लियर है, और सीपी प्लस में सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू है आर होता है। क्लियर है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो, अरे भाई ये बार बार, अच्छा इसको यूज करने पर गड़बड़ हो, स्लाइडिंग वाला ही सही काम। क्लियर, का मतलब जब भी आप एट टेम्परेचर इज इक्वल टू में एट, तो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा किस होती है, सीपी के, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। ठीक है, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सीवी के, और सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है, यानी ये आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच का रिलेशन होता है। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा हाँ कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, मैंने दोनों ही चीजें बता दी आपको। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करना है ना? क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और एट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू सीवी के बराबर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच सीपी के बराबर होगा। पी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि की बात कर रहा है तो आपका आंसर क्या रहेगा, सीपी वाला आंसर रहेगा। क्या रहेगा, सीपी वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, मिलते हैं